आइए दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 381 की, जो कि पर्टेन करेगा अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज़ के ऊपर। मतलब कि जो फॉरेन कंपनीज़ को अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं उसमें उनको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो बात करेगा आपका सेक्शन नंबर 381, जो कि क्या कहता है कि हर फॉरेन कंपनी को हर कैलेंडर ईयर में, यहाँ पे वर्ड क्या लिख रहा है, कैलेंडर ईयर, हर फॉरेन कंपनी को हर कैलेंडर ईयर में क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है और पीएनएल बनाना है एज में प्रिस्क्राइब्ड। और इसको किसको पहुंचा देना है, उसको किसको डिलीवर कर देना है, रजिस्ट्रार को। मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली कि आपको एक बैलेंस शीट और पीएनएल तैयार करना है, जिसको कि आपको डिलीवर करना है किसको, जाके रजिस्ट्रार को जाके वो पहुंचाना है। अब यहाँ पे एज में भी प्रिस्क्राइब लिखा था, तो जैसे प्रिस्क्राइब वर्ड आएगा आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, आपको जाना पड़ेगा रूल्स के अंदर। अब रूल्स क्या कह रहा है, रूल्स कह रहा है कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो कैसे बनाना है, एज पर शेड्यूल 3 आपको फॉलो करना है, जो कि हम इंडिया में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बनाते हैं। और कब बनाना है आपको, हर फाइनेंशियल ईयर में बनाना है। आप ध्यान देना, आपको जो सेक्शन कह रहा था उसने कैलेंडर ईयर कहा, लेकिन उसने साथ में ये भी कह दिया एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। तो जैसे ही प्रिस्क्राइब की बात आई, प्रिस्क्रिप्शन में जब आप गए, मतलब रूल्स में जब आप गए, तो आपको पता लगा कि ये कैसे बनाना है, ये आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज बनाना है। अब फाइनेंशियल ईयर वाइज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, जो कि शेड्यूल 3 को फॉलो करते हुए बनाना है, और उसको आप संलग्न करेंगे, मतलब उसके साथ अटैच करेंगे आप कुछ डॉक्यूमेंट्स को। और वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो कि आपको चैप्टर 9 जो है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज जो भी प्रिस्क्राइब करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, अटैच कर देंगे। और साथ ही में आप एक लेटेस्ट सीएफएस भी लगाएंगे। सीएफएस ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मतलब क्या हुआ कि आपकी एक कंपनी है, लेट्स से एक्स लिमिटेड, जो कि इंडिया में है, और ये जो है, ये लेट्स से मैं कहता हूँ कि सब्सिडरी है किसी होल्डिंग कंपनी की, और होल्डिंग कंपनी है आपका वाईपीटीसी, जो कि एक फॉरेन कंपनी है। तो आपको एक, जब ये वाईपीटीसी क्या करता होगा, हर फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, या भाई जो भी इसका पीरियड फॉलो करता होगा उसको एंड होने के बाद, इन दोनों को मर्ज करके वो क्या बनाता होगा, एक सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपसे कह रहा है कि भाई साहब ये सीएफएस जो है, ये भी आपको यहाँ पे अटैच करना है इसके साथ। ठीक है, इस सीएफएस की जानकारी भी आपको किसको देनी है, रजिस्ट्रार को देनी है यहाँ पे। ठीक है सर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है सर, फाइनेंशियल ईयर हमने पढ़ा है क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये होता है हर वो साल जो कि 31 मार्च को खत्म होता है। पर अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन जो है वो ऑन और आफ्टर आपकी 1 जनवरी होती है, तो उस केस में हम कहते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 12 महीने से बढ़ के 15 महीने का हो जाता है। मतलब कि अगर 1 जनवरी या उसके बाद आपने इनकॉर्पोरेट किया है, तो आने वाला मार्च आपका जो 2-3 महीने बाद आएगा, वो ईयर एंडिंग नहीं माना जाता। आपको उसके नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च लेना होता है, फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च आपको लेना होता है। ये हमने फाइनेंशियल ईयर में पढ़ा था। अब बात आती है कि सपोज कीजिए कि कोई ऐसी आपकी फॉरेन कंपनी है, जिसकी की जो होल्डिंग कंपनी है ना, वो होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी या एश्योर्ड कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, और उसका जो पीरियड है वो अलग फॉलो होता है। लेट्स से कि आपको जो यहाँ पे कहा गया, आपको क्या कहा गया कि भाई साहब आपको क्या फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर बोले तो आपको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का फाइनेंशियल्स बनाने हैं। लेकिन उसके दुख दर्द ऐसे हैं कि जो उसकी कंपनी है दूसरी, जिसको कि कंसोलिडेशन भी करनी है, वहाँ पे वो फाइनेंशियल ईयर यूज़ करते हैं लेट्स से 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो उस केस में वो क्या करे, तो फंस गया। आप तो बोल रहे हो कि भाई साहब फॉरेन कंपनी को हम जो इंडियन बुक्स बनाने के लिए बोलेंगे, वो बोल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर वाइज उसको फॉलो करना है, कैलेंडर ईयर, तो वो क्या करेगा, या लेट्स से उसको 6 महीने का पीरियड फॉलो करना है, या फिर कोई और टेढ़ा मेढ़ा पीरियड है जो कि उसकी फॉरेन कंट्री जहाँ पे भी उसकी होल्डिंग कंपनी इंकॉर्पोरेटेड है, वहाँ पर उनको फॉलो करना पड़ता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर पीरियड को लेकर कोई भी मसला आएगा, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दे दी गई है कि वो बंदा क्या करेगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा। किसको फाइल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई भी पीरियड को अलाउ कर सकता है एज फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पीरियड जो कि उसको रिक्वेस्ट किया जाएगा, उसको वो फाइनेंशियल ईयर कह सकता है। ऐसा किस केस में, जिसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी जो है वो ऐसी है जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हो रखी है। जिस पीरियड को फाइनेंशियल ईयर कहेंगे वो 1 साल ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि वो जो पीरियड है वो 6 महीने का भी हो सकता है, 9 महीने का भी हो सकता है, 11 महीने का हो सकता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो जो पीरियड सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर रही है वो पूरे के पूरे 12 महीने का हो। ठीक है। फिर इसके बाद एक और प्रोविजन इसके अंदर आएगा, वो क्या कि अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग है, कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग है, कब से पहले, जो आपका एक कंपनी ऑर्डिनेंस आया था 2018, अगर उसके आने से पहले कोई सी एप्लीकेशन ऐसी है जो कि ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग है रिलेटेड टू दिस पीरियड, तो उस केस में क्या कहा जा रहा है कि वैसी एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उसको सेटल कर दिया जाएगा। किन प्रोविजंस के द्वारा, जो भी प्रोविजंस पहले एप्लीकेबल हुआ करते थे, इस नए प्रोविजन को आने से पहले जो भी पहले प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए भी उस टाइप के सारे केसेस को क्या करेंगे, हम डिस्पोज ऑफ
कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को और क्या पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पावर्ड है किसके लिए, एग्जामिशन देने के लिए या फिर एग्जामिशन विद मॉडिफिकेशन देने के लिए। मतलब कि अगर किसी को ये सेक्शन अप्लाई नहीं करवाना है तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है उस फॉरेन कंपनी को, या फिर अगर वो चाहती है कि अप्लाई तो हो लेकिन कुछ छोटी मोटी एग्जाम्पशन मिल जाए, कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई हो, तो उस टाइप के भी यहाँ पे प्रोविजंस की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखी हुई है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे जो कि इंग्लिश में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन जो है उसको आपको अटैच करके प्रोवाइड कराना है। हर फॉरेन कंपनी को ये एक एडिशनल है, ये अपार्ट फ्रॉम दिस एनुअल अकाउंट्स है कि हर फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रार को क्या प्रोवाइड करने होते हैं, सारे के सारे प्लेस ऑफ बिजनेस, जितने भी उसके प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी होती है। और उसके लिए फॉर्म कौन सा यूज़ करना होता है, फॉर्म नंबर 3 FC3, और साथ में ऑब्वियसली आप प्रिस्क्राइब फीस लगाओगे। अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कोई इंडिया में बचा ही नहीं, सीजेस टू हैव प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो उसके इसमें आप फैक्ट्स बताओगे, एक नोटिस दोगे रजिस्ट्रार को, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे दोगे और ये ऑब्लिगेशन जो FC3 की थी ये आपकी यहाँ से खत्म हो जाएगी, इसको आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कुछ और प्रोवाइड करने की जरूरत है हर फॉरेन कंपनी को, तो हाँ, क्या चीज़ है, 3 स्टेटमेंट और बताई गई जो उनको प्रोवाइड करना होता है। पहला है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वो आपको अटैच करके देना है। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, कितना प्रॉफिट आप रिपेट्रिएट कर रहे हो, इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो, उसकी स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और साथ ही में स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स भी आपको यहाँ पे अटैच करके देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कब देने होते हैं रजिस्ट्रार को, तो कहा गया कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि जिस भी पीरियड में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए वो पीरियड खत्म होने के 6 महीने के भीतर आपको ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो रजिस्ट्रार तक पहुंचा देने हैं। क्या रजिस्ट्रार इसके अंदर कोई छूट दे सकता है, हाँ जी, 3 महीने की और मोहलत वो प्रोवाइड कर सकता है, बशर्ते कि आप अप्लाई करो, आप उससे मोहलत मांगोगे ऑन एप्लीकेशन तो आपको 3 महीने की एडिशनल मोहलत यहाँ पे दे पाएगा। सर क्या इन अकाउंट्स का ऑडिट भी होगा, बिल्कुल ऑडिट होगा। और ऑडिट कौन करेगा, एक प्रैक्टिसिंग सीए कर सकता है इसका ऑडिट, या फिर प्रैक्टिसिंग सीए की जो फॉर्म या एलएलपी होती है वो भी इसका ऑडिट कर सकती हैं। इसके अलावा जो ऑडिट एंड ऑडिटर्स का आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा हुआ था, ये चैप्टर नंबर 10 जो है ये सेम टू सेम मोटेटिस मोटेंडिस जो है वो फॉरेन कंपनी के ऊपर अप्लाई हो जाता है। मतलब जितने भी प्रोविजंस आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़े थे वो सारे के सारे फॉरेन कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंट्स एंड ऑडिट्स जो कि आपने पढ़ा है सेक्शन नंबर 381 के अंदर। अब इसके प्रोविजंस को हम समझेंगे, देखेंगे एज पर आपका टेक्स्ट, एज पर आपका टेक्स्ट बुक ने इस प्रोविजंस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, हम उसको अब समझने जा रहे हैं। आइए जी, तो शुरुआत इसकी होगी सेक्शन नंबर 381 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। ठीक है जी, अब प्रोविजंस को एक बार से गो थ्रू करेंगे एज पर वर्ड टू वर्ड, जो आपके टर्म्स, जो आपके शब्द लॉ में लिखे हुए हैं। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन व्हाट, एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर, यहाँ पे वर्ड इसने लिखा क्या, कैलेंडर ईयर, ठीक है, मेक आउट क्या क्या, एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा, इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एंड इंक्लूडिंग और हैविंग अटैच्ड, आपको अटैच भी करना है, और अनेक्स्ड देयर टू सच डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब आपसे कह दिया गया भाई साहब बैलेंस शीट बना लो, P&L बना लो, और उसके साथ साथ जो कुछ भी आपको अटैच करने के लिए रूल्स में बातें बताई जाएंगी, कुछ भी अनेक्स करने के लिए बताया जाएगा, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा उस बातों को आपको यहाँ पे पालन कर लेना है। और इसको आपको डिलीवर कर देना है किसको, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को किसको दे देना है, रजिस्ट्रार को दे देना है। ठीक है, अब जैसे प्रिस्क्राइब वर्ड आता है आपको पता है कि उठ के कौन आ जाएगा, यहाँ पे रूल्स आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज के रूल्स में जब आप झांकोगे तो आपको क्या पता लगेगा कि हर एक फॉरेन कंपनी को प्रिपेयर करना है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। ऑब्वियस ही बात है, जो इंडिया में उसने ऑपरेशन किया उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, किसको फॉलो करते हुए, शेड्यूल 3 को फॉलो करते हुए आपको ये बनाना पड़ेगा। और एज नियर देयर टू एज पॉसिबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि अगर शेड्यूल 3 नहीं कर सकते हो, अगर उसमें कुछ दुविधा आपको दिख रही है तो उससे मिलता जुलता, उससे बिल्कुल आसपास का अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी तो उसको फॉलो करते हुए आपको फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर करना है। मतलब आपको शेड्यूल 3 बेसिकली फॉलो करना है, बट इसके अंदर अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आपको आ रही है तो आप उसको इग्नोर करते हुए, उसको अडॉप्ट करते हुए भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर सकते हो। कब बनाना है, हर फाइनेंशियल ईयर में, और इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा उसको देख लेते हैं। पहला, documents that are required to be annexed should be in accordance with chapter number 9 accounts of the companies। मतलब कि चैप्टर नंबर 9 जो अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज है इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। साथ में द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ द लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS जो है आपका, वो आपको उसकी कॉपी यहाँ लगानी है ऑफ द पेरेंट फॉरेन कंपनी एज सबमिटेड बाय इट
टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन अंडर द एप्लीकेबल लॉज देयर। मतलब कि अगर सपोज करें यूएसए की कोई कंपनी है, सिंगापुर की कोई कंपनी है, तो वहाँ पे जो उसको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती होगी एज पर द लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, उस लॉ के अकॉर्डिंग जो भी आपने सीएफएस बनाया है उस सीएफएस की कॉपी आप इनको भी प्रोवाइड करके चलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात की गई थी, तो फाइनेंशियल ईयर को थोड़ा सा यहाँ पे जोर दिया गया, नोट में आपको उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया गया, जिसके अंदर क्या बेसिक बातें हैं कि हर एक कंपनी, हर एक बॉडी कॉर्पोरेट के लिए फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है, वो पीरियड जो 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है या कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है ऑन और आफ्टर 1st डे ऑफ जनवरी ऑफ अ ईयर, अगर 1 जनवरी के दिन या फिर उसके बाद अगर कोई ऐसी इनकॉर्पोरेशन हुई है, तो उस केस में कहा जाता है कि भैया जो कि फॉलोइंग ईयर होगा, जो भी उसका अगला साल आने वाला होगा, उसका 31st मार्च जो होगा उस पे पीरियड एंडिंग मानी जाएगी। नाउ प्रोवाइडेड, प्रोविजो में क्या लिखा गया, दैट वेयर अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएट, जो हमने देखा था होल्डिंग, सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, इनको एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर की जरूरत पड़ रही है ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया जो इनको अकाउंट्स बनाने हैं उसमें कंसोल करना है, कंसोल करने के लिए इनको एक अलग पीरियड की आवश्यकता है। लेट्स से हम कह रहे थे कि हम बनाने के लिए कह रहे हैं लेट्स से 1 अप्रैल से 2025, 1/4/25 से हमने कहा भैया 31 मार्च 26 के अकाउंट्स यहाँ पे बनेंगे, लेकिन वो कह रहा है नहीं जी भाई साहब, हमें तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए 1 जनवरी 24 से लेके या 1 जनवरी 25 से लेके हमें 31 दिसंबर 25 तक के बुक्स चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे, उसको कंसोल तो इसको करना है, तो उसको इसके अकाउंट्स बनवाने तो पड़ेंगे। तो उस केस में क्या कहा जा रहा है कि वो क्या कर सकता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन फाइल करोगे तब, मेड बाय दैट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे प्रिस्क्राइब, अलाउ एनी पीरियड एज इट्स फाइनेंशियल ईयर वेदर और नॉट अ पीरियड इज अ ईयर, चाहे वो पीरियड पूरा 1 साल भी क्यों ना हो या हो भी सकता है, बट किसी भी एक ऐसे पीरियड को फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे घोषित कर सकती हैं अगर ऐसी कोई दिक्कत दुविधा का एप्लीकेशन आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेके जाते हो। तो साथ में क्या कहा गया कि अगर कोई एप्लीकेशन पहले से पेंडिंग होगा तो उसके इसमें क्या करेंगे, पुरानी वाली बात से उसको सॉल्व करेंगे। मतलब प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर द ट्राइब्यूनल एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018, मतलब कंपनीज ऑर्डिनेंस 2018 से पहले का अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है ट्राइब्यूनल के पास, तो उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा ट्राइब्यूनल के द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एप्लीकेबल टू इट बिफोर सच कमेंसमेंट। मतलब इन नए प्रोविजन से पहले वाले जो प्रोविजंस थे उसके हुई अपनाते हुए ट्राइब्यूनल उन केसेस को डिस्पोज ऑफ करेगा। ठीक है सर, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मे नॉट नेसेसरली फॉलो अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर प्रोवाइडेड इट हैज ऑब्टेन द रिक्विजिट अप्रूवल्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सेम। मतलब कि जरूरी नहीं है वो 31 मार्च वाले रूल को ही फॉलो करे, वो किसी और पीरियड को भी फॉलो कर सकता है, बस शर्त क्या है कि आपको उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होगी। ठीक है सर, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ROK लिमिटेड is a company incorporated outside India having a place of business in India। ठीक है सर, ROK लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ HOK लिमिटेड जो कि होल्डिंग कंपनी है, रजिस्टर्ड है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, एंड इज रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट इट्स अकाउंट्स विद HOK लिमिटेड। अकॉर्डिंगली इफ HOK लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू फॉलो फाइनेंशियल ईयर अदर देन 31 मार्च, अगर 31 मार्च के अलावा कोई और फाइनेंशियल ईयर उनको फॉलो करना है, अगर 31 मार्च करना है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा भी जो इंडियन लॉ है वही कह रहा है 31 मार्च को फॉलो करते हुए बनाओ। बट अगर इसके अलावा कोई पीरियड है तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा, ROK कैन मेक एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉलो द फाइनेंशियल ईयर एज पर दी HOK लिमिटेड। ROK क्या करेगा, जो फॉरेन कंपनी है वो क्या करेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, बोलेगी भाई साहब मेरा जो होल्डिंग कंपनी है उसका दूसरा पीरियड है, तो आपसे हम अनुमति लेना चाहते हैं कि हम दूसरे पीरियड के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बना लें, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे एम्पावर्ड है कि वो इस टाइप की परमिशन दे सकती है। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट इन द केस ऑफ एनी फॉरेन कंपनी और अ क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज ए गिवन अबव शैल नॉट अप्लाई। पहला कह रहा है कि जो क्लॉज ए दिया गया है, क्लॉज ए कौन सा था सर, क्लॉज ए था हमारा दिस वन, बैलेंस शीट बनाने के बाद जो कह रहा था, पीएनएल बनाने के बाद जो कह रहा था, एज में भी प्रिस्क्राइब, और प्रिस्क्राइब में फिर हमने ये सारा पूरा रूल्स पढ़ डाला है, ये जो पूरी रूल्स की बातें थी सारा क्लॉज ए है बेसिकली। ठीक है, क्लॉज बी क्या कहता है, डिलीवरी की बात करता है, क्लॉज ए बात कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की। तो जो इसके प्रोविजंस हैं उसको वो चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकता है, मतलब कि वो एम्पावर्ड है कि वो कह सकता है कि भैया इसकी रिक्वायरमेंट जो वो नहीं है वो अप्लाई नहीं होगी कुछ फॉरेन कंपनीज के ऊपर, या फिर और shall apply subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification
इन दैट बिहाफ। मतलब कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन निकाल सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें वो कह देगा कि कुछ फॉरेन कंपनी या कुछ क्लास ऑफ फॉरेन कंपनीज के ऊपर ये अप्लाई ही नहीं होगा, मतलब उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, या फिर बना सकते हैं, बनाना पड़ेगा बट उसमें कुछ एग्जेम्पशन या कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ साथ। तो इस टाइप की पावर भी है किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर ये वाला प्रोविजन आप बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर कोई भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट जो है वो इंग्लिश में अगर नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन जो होगा वो उसका वहाँ पे अटैच करके चलेंगे आप। Every foreign company shall send to the registrar along with the document required to be delivered to him a copy of list in the prescribed form of all place of business। मतलब list of all place of business आपको देना है in the prescribed form established by the company in India as at the date with reference to which the balance sheet referred to in section 381 सबसेक्शन 1 इज मेड। मतलब कि जिस पीरियड पे आपने बैलेंस शीट बनाया है, जब भी आपकी पीरियड एंडिंग हो रही है, उस डेट पे जितने भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेसेस हैं इंडिया के अंदर, उसकी लिस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करनी होगी। कैसे प्रोवाइड करनी होगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जो प्रिस्क्राइब वाली बातें आ गई, वो कहाँ पे लेके जाएगा आपको, वो लेके जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी के रूल्स में। रूल्स ने क्या बताया कि हर एक फॉरेन कंपनी को फाइल करना है क्या, अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ और क्या देना पड़ेगा, फॉर्म 3 के अंदर, फॉर्म FC3 के अंदर आपको क्या प्रोवाइड करनी है, लिस्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द फॉरेन कंपनी इन इंडिया एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। जिस दिन आपने बैलेंस शीट बनाई है उस डेट पे जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस आपके एग्जिस्ट करते हैं उसकी लिस्ट आपको फाइल करनी पड़ेगी फॉर्म FC3 के अंदर, अलॉन्ग विद सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब। ठीक है सर। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल्स 2014, इफ फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब अगर प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है तो FC3 कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो अगर आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस अब इंडिया में नहीं है तो आपको क्या देना पड़ेगा, गिव नोटिस ऑफ द फैक्ट टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को आप सूचित करोगे, ये बात बताओगे, एंड एज फॉर्म द डेट ऑन विच द नोटिस इज सो गिवन। जिस दिन आपने उसको नोटिस दे दिया, द ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार शैल सीजेज इफ इट डज नॉट हैव अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अगर इंडिया में कोई और प्लेस नहीं है तो ये जो ऑब्लिगेशन थी आपकी FC3 की, ये यहाँ पे खत्म मान ली जाएगी। नाउ अगेन दोबारा ये रूल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है आपका, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014 और क्या बातें बताता है, ये कहता है क्या कि इसके साथ साथ हर एक फॉरेन कंपनी को अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और FC3, ये तो हो ही गया, इसके अलावा और क्या फाइल करने की जरूरत है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ये और बताए गए जो आपको फाइल यहाँ पे करने पड़ेंगे। पहला, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड इफ एनी। अगर आपने कोई डिविडेंड वगैरह बांटा है तो उसकी भी स्टेटमेंट यहाँ पे आपको फाइल करके चलनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट जो होंगे इंक्लूड सच अदर पर्टिकुलर्स एज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज रूल्स 2014। मतलब कि रूल्स के अंदर, इसके अंदर अगर और भी कोई पर्टिकुलर्स बताए गए, बेसिकली ये 3 स्टेटमेंट देने हैं, बस ये स्टेटमेंट का ढांचा कैसा होगा, मैनर कैसा होगा, वो आपको रूल्स बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको फाइल करके चलना है। नाउ ऑल दीज डॉक्यूमेंट शैल बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। कब तक डिलीवर करना है, विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ। हमने देखा था 6 मंथ, कहाँ से 6 मंथ देखेंगे, ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनी टू विच द डॉक्यूमेंट रिलेट। मतलब जिस दिन आपकी बैलेंस शीट बनी है और जो बैलेंस शीट का आपका पीरियड क्लोज हुआ है, वहां से 6 महीने के भीतर आपको इन डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग कर देनी है रजिस्ट्रार के पास। प्रोवाइडेड, रजिस्ट्रार क्या कर सकता है यहाँ पे, दीनदयाल बन सकता है, दयालु बन सकता है। कैसे, रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन, कोई कारण अगर है, एंड ऑन एप्लीकेशन, और आपने उसके लिए कोई एप्लीकेशन फाइल किया रजिस्ट्रार के पास कि रजिस्ट्रार महोदय, हम जो है 6 महीने के भीतर अपने फाइनेंशियल्स तैयार नहीं कर पाए हैं, आपको प्रोवाइड करने के लिए काबिल नहीं है, हमें कुछ दिन की मोहलत और दी जाए, तो मेड इन राइटिंग बाय द फॉरेन कंपनी कंसर्न। तो उस केस में क्या कर सकता है, एक्सटेंड द सेट पीरियड बाय अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, जिसको कि 3 महीने से ज़्यादा नहीं बट 3 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। किसके द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा, बशर्ते कि आपने उसको एप्लीकेशन में दिया हो, कुछ ऐसा स्पेशल रीज़न है ये बताया हो। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बढ़ेंगे ऑडिट की तरफ। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मुकेश एंड जॉर्डन LLC इज अ फॉरेन कंपनी एंड इज रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद रजिस्टर ऑन एनुअल बेसिस अलॉन्ग विद द फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। क्या है डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ RPT, स्टेटमेंट ऑफ रेपुटेशन ऑफ प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स इफ एनी। हाउएवर यहाँ पे क्या, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड और
specified different documents for any foreign company or a class of foreign companies, then documents as specified shall be submitted। मतलब कि भैया ये तो यहाँ पे दे दिया गया जनरल प्रोविजंस कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है, उसके साथ साथ आपको ये 3 डॉक्यूमेंट लगाना है, प्लस आपको FC3 भी फाइल करना है। बट क्या जा रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन कुछ एग्जाम्शन दे रखी है या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस बताया हुआ है, तो जो भी एग्जाम्शन या मॉडिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई की होगी, आपको उसको फॉलो करते हुए डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होंगे। ठीक है सर। अगला आता है आपका ऑडिट। ऑडिट के लिए आप फिर से कूदी मारोगे कहाँ पे, रूल्स के अंदर। और रूल्स क्या बताएगा आपको ऑडिट के लिए कि भैया आप ऑडिट जो है आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कराने पड़ेंगे। जो भी आपने प्रिपेयर किया उसका ऑडिट आपको कराना पड़ेगा। किसके द्वारा? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, या फिर कोई फर्म या LLP है अगर किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, तो वो भी आपका ऑडिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये तो एक ऑडिट का यहाँ पे बता दिया गया कि ऑडिट कौन कर सकता है। अलॉन्ग विद दिस आपसे कहा गया कि जो चैप्टर 10 है जिसके अंदर आप ऑडिट एंड ऑडिटर्स के सारे प्रोविजंस को पढ़ते हो और उसके साथ कुछ उससे जुड़े हुए रूल्स भी वहाँ आपने पढ़े हैं, वो सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो मुटेटिस मुटेंडिस, मतलब ज्यों के त्यों सेम टू सेम अप्लाई हो जाएंगे किसके ऊपर? फॉरेन कंपनीज के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 381 जो कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करके चलता है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, ऐसा हो सकता है कुछ टेक्निकलिटी या कुछ ऐसे वर्डिंग्स या कुछ ऐसे प्रोविजंस हो जो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर ना आ रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब एट लास्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो कंबाइंड वे में सारी चीज़ें और बेटर तरीके से आपके जहन में बस जाएगी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लॉ कि कई बार जब हम लॉ को एक बार एक सिरे से शुरू करते हैं और एक बार ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, तो बीच में कुछ चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स को अलग तरीके से समझ में आती है, कुछ चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स को दूसरे तरीके से समझ में आती है। ये डिफरेंस रहता है। बट जैसे आप इसकी मल्टीपल टाइम स्टडी करते हो, मल्टीपल टाइम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हो, इसके एग्जाम की तैयारी करते हो, ये चीज़ें आपकी यूनिफॉर्म होने लगती हैं, ये चीज़ें आपकी और स्ट्रीमलाइन होने लगती हैं, आपके जहन में और अच्छे से बस जाती है। द पॉइंट इज कि मल्टीपल रीडिंग, मल्टीपल रिविजन्स इज रिक्वायर्ड इन लॉ, विच इज़ दी थंब रूल किसी भी लॉ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, अच्छे से ग्रैस्प करने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए।